हाँ जी बिल्कुल। तो आज क्या करेंगे, पहले तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो लास्ट टाइम में मिस हो गया था, तुमने ज्वाइन नहीं किया था। तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल हमारा एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस होता है, या वर्चुअल भी हो सकता है। वो क्या करता है, हमारा जो भी ट्रैफिक इन से आउटसाइड जा रहा है, इन से आउटसाइड में जा रहा है, उसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। अलाउ करना है तो अलाउ करेगा, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करेगा। ये सिंपल तीन चीजें क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल मीन्स अलाउ या ब्लॉक करेगा, मॉनिटर करेगा। मॉनिटर में मतलब कि किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, उस किसको हमने अलाउ किया, क्या कोई अटैक आ रहा है या कोई अनऑथराइज ट्रैफिक आ रहा है, उस चीज को मॉनिटर करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करके मतलब उसको अलाउ करना होगा तो अलाउ करेगा, ब्लॉक करना होगा ब्लॉक करेगा। जैसे आपने देखा होगा किसी मॉल में जाते हो या किसी मेट्रो स्टेशन में जाते हो, तो मेट्रो स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ पे एक गार्ड टाइप से होता है। वो गार्ड क्या करता है, वो वेरीफाई करता है, चेक करता है कि भाई कोई ऐसी अनऑथराइज चीज तो नहीं लेके जा रहे जो चीज अलाउड नहीं है। अगर जैसे तंबाकू होता है या कुछ ऐसा ब्लेड वगैरह लेके जा रहे हो, तो वो वहां से हटा देता है कि भाई आपको परमिशन नहीं मिलेगी, अलाउ नहीं करता उसको, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, उसको एक चीज और वेरीफाई करेगा जब वो टोकन अटैच करता है। अगर टोकन उसका वैलिड होगा तो उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। टोकन का मतलब है उसको परमिशन है या नहीं है, वो ऑथराइज बंदा है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आके घुस गया और उसको अलाउ कर दिया। तो ट्रस्टेड नेटवर्क को ही वहां पर अलाउ करते हैं, तभी उसको एक्सेस मिलता है। और अनट्रस्टेड ट्रैफिक को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये हमारा डिवाइस का काम होता है फायरवॉल का। और फायरवॉल हमारा काम करता है एसीएल के बेसिस पर। जैसे सपोज करो आपका ये डिवाइस हो गया, ये फायरवॉल हो गया, और फायरवॉल से आपका ये इंटरनेट कनेक्टेड है। और इंटरनेट के ये फायरवॉल के पीछे आपका क्या है, स्विच है, और स्विच के नीचे क्या होंगे, मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे। मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, यहाँ पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है, अगर वो ऑथराइज होगा तो अलाउ कर देगा। और अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, बाहर से कोई ट्रैफिक आया, उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और ये ब्लॉक भी तभी करेगा जब आपने पॉलिसी में डिफाइन कर रखा होगा। ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है हमारा ट्रैफिक, हमने एसीएल्स क्रिएट करनी होती है। अगर ये ट्रैफिक आपने अलाउ कर रखा है एसीएल के थ्रू, तो फिर ये ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपने किस टाइप की पॉलिसीज बना रखी है। ठीक है, तो अगर आप फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की हमें पॉलिसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ही वो गार्ड का काम करेगा। तो ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिफाइंड पॉलिसीज एंड रूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं। पहला था हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है, हमारा लेयर 3 लेयर 4 पर काम करता है। लेयर 3 मीन्स हमारा आईपी एड्रेस, लेयर 4 मीन्स किस टाइप के पोर्ट्स है हमारे, 443 एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटलेस फायरवॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है, स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है। तो ये दोनों एक ही चीज होते हैं। लेयर 3 लेयर 4 पे काम करता है, सिंपल होता है, वेरी फास्ट होता है, लो रिसोर्सेज इसको चाहिए होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है ये। जैसे कि आपने देखा होगा सिस्को के स्विचेज होते हैं, उनमें हम क्या बनाते हैं, एसीएल से बनाते हैं। एसीएल में क्या डिफाइन करते हैं, हम पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं, और हमारा आईपी एड्रेस ये सबनेट डिफाइन करते हैं। उनके बेसिस पर वो परमिशन देता है कि भाई इस ट्रैफिक को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। अब क्या होता है फायरवॉल में, जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, जब भी हमारा ट्रैफिक जाएगा, मतलब कि सपोज करो यहाँ पर आपका ये डिवाइस हो गया, ये आपका L3 डिवाइस हो गया, है ना, ये हमारा पीसी हो गया, या फायरवॉल कर लो L3 L4 पे काम कर रहा है हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गया। इसके बाद हमारा इंटरनेट काम कर, अब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक जा रहा है ना, तो तब भी चेक करेगा कि भाई ये अलाउ है या नहीं है, राउटिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। जब ये वापिस आएगा ना, फिर दोबारा चेक करेगा, यानी कि अगेन एंड अगेन चेक करता है। इसमें कोई सेशन ट्रैकिंग नहीं होती।
इसमें कोई सेशन नहीं बनता, इसलिए हम इसको स्टेटलेस फायरवॉल बोलते हैं। तो इसमें कोई सेशन ट्रैकिंग नहीं होती, डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं होता कि भाई किस टाइप की एप्लीकेशन आ रही है, किस टाइप के यूजर्स आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती। एंटीवायरस हमारा नहीं होता, एंटी स्पाईवेयर हमारा काम नहीं करता इसमें। ऐसे ही हमारे पास स्टेटफुल फायरवॉल होता है। स्टेटफुल फायरवॉल हमारा क्या करता है, लेयर 3 लेयर 5 पे काम करता है। इसमें सेशन ट्रैकिंग होता है, ये मोर सिक्योर होता है देन द पैकेट फिल्टरिंग। अब देखो इसमें क्या होगा, स्टेटलेस में क्या हो रहा था, हमारे सेशन क्रिएट नहीं हो रहे थे, और जो स्टेटफुल है इसमें हमारा सेशन क्रिएट होगा। सेशन क्रिएट करने का मतलब होने का मतलब है यहाँ पे फायरवॉल पर जब भी कोई ट्रैफिक आएगा, ये हमारा अगेन सिस्टम हो गया। फायरवॉल पर जब भी कोई ट्रैफिक आएगा तो उसका एक क्या बन जाएगा, सेशन आईडी बन जाएगा। सेशन आईडी बनने के बाद क्या होगा, जब भी अगर सेम ट्रैफिक आता है, मान लो आपने सोर्स आपका 192.168.1.20, अब ये सोर्स है 443 की सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जब भी ये ट्रैफिक आएगा तो इसको वेरीफाई किया जाएगा, ये अलाउ है ट्रैफिक, अलाउ कर देगा और इसका एक सेशन आईडी क्रिएट कर देगा। सपोज करो 13486 हो गया, ये सेशन आईडी हो गया। तो अब दोबारा से कोई सेम ट्रैफिक आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सेशन आईडी, जब तक ये सेशन हमारा एक्टिव रहेगा। सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा सेशन आईडी क्रिएट होगा न्यू, है ना। तो यहाँ पे सेशन आइडेंटिफाई करता है, सेशन चेक किया जाता है सेशन टेबल से कि भाई किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कि पहले से एग्जिस्टिंग सेशन बना होगा तो क्या न्यू सेशन होगा तो न्यू सेशन क्रिएट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आईपी से सेम ट्रैफिक आ रहा हो 21, तो 21 आईपी के लिए न्यू सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल में मेन डिफरेंस है हमारा, ये सेशन टेबल मेंटेन करता है, ट्रैक कनेक्शन स्टेट दोनों एक ही चीज है, जो भी हमारे कनेक्शन बने होंगे उस स्टेट को ये ट्रैक करेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा स्टेटलेस फायरवॉल था, अब इसमें क्या हो रहा था कि भाई अगर मान लो कोई 53 का ट्रैफिक है या कोई डीडोस अटैक आ रहा है, डीडोस अटैक आ गया बाहर से अंदर की साइड में, ये हमारा फायरवॉल हो गया और इसके पीछे हमारा इंटरनल नेटवर्क हो गया। अब ये इंटरनेट है हमारा, अब यहाँ से कोई बंदा बैठ के इंटरनेट पे, अब ये लैपटॉप क्या कर रहा है, यहाँ से डीडोस अटैक सेंड कर रहा है, एक बार में एक एक लाख पैकेट्स हमारे सेंड कर रहा है, और हमारी फायरवॉल की कैपेसिटी कितनी है, 80,000। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिवाइस क्या होगा, बैठ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन चेक करेगा, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई डोस अटैक को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिवाइस बैठ जाएगा, तो इसलिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। अब फुल इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई डीडोस को आप ब्लॉक कर पाओ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं लेयर 3 लेयर 5 की बात करूं, तो इसमें भी क्या होगा, नो एप्लीकेशन अवेयरनेस, एप्लीकेशन अवेयरनेस नहीं होता, कंटेंट इंस्पेक्शन नहीं होता, लिमिटेड थ्रेट डिटेक्शन होता है। तो ये हमारा सिंगल होता है स्टेटलेस फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जो L3 L4 पे काम करता है। स्टेटफुल हमारा L5 तक काम करता है, बाकी सब हमारे L7 पर काम करता है। जो भी स्टेटफुल फायरवॉल होगा ना आज के टाइम में मोस्टली हमारा क्या करता है, L7 पे काम करता है, लेयर 7 पर किस टाइप की एप्लीकेशन आ रही है उसको भी डिटेक्ट करके अलाउ या ब्लॉक करेगा। डीडोस अटैक आ रहे हैं तो लेयर 7 पे क्या करेगा, इसके लिए भी हम पॉलिसीज क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी हमारा क्या होता है, स्टेटफुल फायरवॉल होता है। तो स्टेटफुल में क्या होता है, हमारा सेशन ट्रैकिंग होता है, बट इसमें भी हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा स्टेटफुल फायरवॉल ऐसा हो कि उसमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉलों की सारी चीजें काम कर रही है। जैसे कि सिस्को एएस से आता है हमारा डिवाइस, पहले आता था, अभी भी चलता है वो काफी कंपनीज में, वीपीएन के लिए काफी फेमस है, वीपीएन काफी उसका बिंदास चलता है, एक नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन अवेयरनेस नहीं होता, वो सिंपली पोर्ट पर ही चेक करता है किस टाइप के पोर्ट आ रहे हैं, आईसीएमपी आ रहा है, 443 आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर ही वो क्या करता है, काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटफुल में ए से आप ले सकते हो एग्जांपल। और जो हमारा फोर्टीगेट आता है, चेक पॉइंट फायरवॉल आता है, और सोनिक वॉल भी आ रहे हैं, और बरकुडा वगैरह जितने भी फायरवॉल है वो सारे हमारे आज के टाइम में किस पर काम कर रहे हैं, लेयर 7 पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोक्सी फायरवॉल।
प्रोक्सी फायरवॉल क्या होता है? प्रोक्सी फायरवॉल भी हमारा क्या काम करता है? लेयर 7 पे काम करता है। अब आपने कई बार देखा होगा सिस्टम के अंदर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या फिर आपका जी स्केलर, जी स्केल कह लो, या जो भी चीजें इंस्टॉल होती है आपके सिस्टम में, है ना, तो वो एक तरीके से हमारा प्रोक्सी का ही काम करते हैं। अम्ब्रेला हो गया, जी स्केलर हो गया, प्रिज्मा, एक तरीके से वो फायरवॉल का ही काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, वो स्पेशल आपका किसके लिए बना होता है? वो आपका बना होता है यूआरएल फिल्टरिंग के लिए। उसको हम सैसे भी बोलते हैं वैसे तो। यूआरएल फिल्टरिंग के लिए बना होता है। तो यूआरएल फिल्टरिंग में क्या होगा, आपने भाई सोशल मीडिया अलाउ कर रखा है, सोशल मीडिया अलाउ हो जाएगा, या फिर आपने न्यूज़ चैनल्स है उनको ब्लॉक कर रखा है, वो ब्लॉक हो जाएंगे। एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होता है, अगर आपने कोई स्पेशल एप्लीकेशन अलाउ करनी है, जूम, जूम अलाउ करना है, जूम अलाउ कर सकते हो, आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है आपको। अगर डीएनएस है, डीएनएस अलाउ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे ना एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं होती आपकी स्टेटलेस फायरवॉल में, कि भाई अगर 53 का ट्रैफिक है ना, तो उसको अलाउ कर दो। जो हमारा डीएनएस है वो 53 पर काम करता है, तो 53 पर जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमारा अलाउ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टोरेंट जो होता है ना, टोरेंट भी, टोरेंट जिससे हम मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो भी हमारा 53 का ही काम करता है, 53 पोर्ट पर ही काम करता है। अगर कोई भी ऐसा रिसोर्सेज है, तो भाई जैसे कि डीएनएस है, डीएनएस तो हमारा स्पेशल 53 पर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 53 अलाउ किया तो यहाँ पे आपका भी टोरेंट भी अलाउ हो जाता है ना, मूवी वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, या और कोई सर्विस है जो 53 पे चलती है वो भी अलाउ हो जाएगी। अगर कोई ऐसा अटैकर का सर्वर रखा हुआ है 53 पर, तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल में ये सब चीज़ें होती है हमारे पास, एप्लीकेशन लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकता है। बेसिकली आपका यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है कि किस टाइप का यूआरएल जा रहा है, किस टाइप का यूआरएल आ रहा है, उसको अलाउ करना, काफ़ी डीप में काम करता है। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, स्लोअर परफॉर्मेंस हो सकता है। स्लोअर की मतलब इतना हो सकता है कि आपको पता नहीं लगता है यूज़र को एंड एंड पॉइंट पर कि भाई स्लो चल रहा है हमारा, थोड़ा सा मिली सेकेंड में डिफरेंस होता है। ओरल प्रोटोकॉल के लिए ये क्या होता है, नोट स्केलेबल होता है। तो यहाँ पे बात की ना हमने यूआरएल फिल्टरिंग के लिए बेसिकली काम करता है, वैसे तो ये डीएनएस के भी लिए भी काम करते हैं हमारे प्रोक्सी फायरवॉल्स। और पोर्ट 25 पर के लिए भी काम करेंगे। 25 क्या होता है, एसएमटीपी, एफटीपी के लिए भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें वो इन पर काम कर सकता है, बट सारे जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सब के लिए ये कैपेबल नहीं होता। अब इसके बाद आता है हमारा, हमने क्या पढ़ा था, यूटीएम फायरवॉल। यूटीएम फायरवॉल क्या होता है, ये आपका स्मॉल बिजनेसेस के लिए काम में आता है, ऑल इन वन सॉल्यूशन होता है। और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे सपोज आपके पास 50 यूजर्स की कोई ब्रांच है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एसएमबी मॉडल लगा सकते हो, स्मॉल स्मॉल मीडियम बिजनेस मॉडल, है ना। तो ये आप लगा सकते हो। इसमें 40F मॉडल आता है, और भी बहुत सारे आते हैं सारी कंपनियों के लिए। सोनिक वोल के मॉडल्स आते हैं, टीजी मॉडल आता है सोनिक वोल के, तो उनको आप यूज कर सकते हो। इसको सेंट्रलाइज मैनेज भी कर सकते हो। 40 गेट में 40 मैनेजर होता है हमारे मैनेजमेंट के लिए, और सोनिक वोल के लिए एनएसएम होता है। और ऐसे हमारा पालो अल्टो में तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ही आता है हमारे पास। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है यूटीएम फायरवॉल में, उस फीचर को आप अनेबल कर सकते हो। जैसे आपने वेब फिल्टरिंग चलाना है, तो वेब फिल्टरिंग के फीचर्स को अनेबल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, वेब फिल्टर की ही यूटिलाइजेशन आपकी चलेगी फायरवॉल में। मतलब कि कहने का मतलब है, अगर आपने वेब फिल्टरिंग का फीचर अनेबल नहीं किया, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है वो काम नहीं करेंगे, जो भी सीपीयूज है वो नहीं काम करेंगे। अगर आप इसको अनेबल कर देते हो, तो फिर वेब फिल्टरिंग से रिलेटेड भी प्रोसेसेस काम करेंगे, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हाई होगा। तो ये सब चीज़ें, जिस चीज़ को आप अनेबल करोगे वो फीचर आपके काम करेंगे, अदरवाइज आपका फायरवॉल पे लोड नहीं आएगा उन चीज़ों का, है ना। कुछ बैकएंड में हमारे प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसेस चलते रहते हैं। तो वेब फिल्टरिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होंगे वो चलेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल से होंगे, आईपीएस से रिलेटेड होंगे, एंटीवायरस से रिलेटेड होंगे। तो वो प्रोसेसेस आपके चलते रहेंगे जिसको भी आप अनेबल करोगे।
तो ये डिपेंड करता है, कई बार छोटी छोटी ब्रांचेज होती है हमारी, तो वहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, एंटीवायरस नहीं चाहिए, सिंपल आपने वीपीएन बना के छोड़ दिया, वीपीएन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट आता है इनका। ऑल इन वन सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आपने पैकेट फिल्टरिंग में देखा था, आपको डीप इंस्पेक्शन नहीं मिलता और एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं होता उसमें, है ना, यूजर ऐप विजिबिलिटी नहीं होती, तो इसमें ये चीज़ें आपको मिल जाती है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, अभी ये जो यूटीएम फायरवॉल हमने डिस्कस किया था ना, ये स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस में हम यूज कर सकते हैं। स्लो डाउन हो सकता है हाई ट्रैफिक में, ये लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, नॉट एज ए डीप एज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की तरह डीप नहीं होता, डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं कर सकता जितना हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल करता है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है, ये भी हमारा L3 से लेके L7 पर काम करता है। एडवांस डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है इसमें, एप्लीकेशन एंड यूजर अवेयरनेस होता है, कौन से यूजर आ रहा है, यूजर का नेम क्या है, जैसे आप LDAP इंटीग्रेट करते हो तो उससे पता लग जाता है किस टाइप का यूजर आ रहा है, क्या नाम है, क्या आईपी है, किस टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहा है। एप्लीकेशन बेस आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, यूजर बेस पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, SSL इंस्पेक्शन अनेबल कर सकते हो। SSL इंस्पेक्शन का मतलब है, अगर आपका कोई भी HTTPS बेस्ड ट्रैफिक जा रहा है, अगर उसमें वायरसेस है तो उनको भी आप डिटेक्ट करवा सकते हो SSL इंस्पेक्शन के थ्रू। जैसे वो डिटेक्ट हो जाता है तो आपकी जो भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है, एंटीवायरस है, वो आपने अनेबल कर रखा होगा, वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा अगर कोई वायरस होगा तो। थ्रेट इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है। अब इसकी कॉस्ट जो होती है हाइयर होती है। रिक्वायर्ड स्किल्ड मैनेजमेंट पर्सन आपको चाहिए होता है, जिसको भाई आता हो उस पर काम करना। रिसोर्स इंटेंसिव होता है, रिसोर्स थोड़ा सा लेता है ये, और थोड़ा सा ये कॉस्टली भी होता है, मतलब कि हाई कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू आपका यूटीएम फायरवॉल और स्टेटफुल फायरवॉल जो दूसरी कंपनीज के आते हैं। दूसरी कंपनी मतलब जो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते, उस टाइप के फायरवॉल। ये सेम डेफिनेशन है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आई थिंक मैंने आपको शेयर भी कर दिया होगा, ये प्रॉक्सी फायरवॉल्स क्या होता है। आप देखो इसके यूटीएम फायरवॉल में क्या क्या सपोर्ट करता है, हमारा आईपीएस सपोर्ट करता है, एंटीवायरस, वेब फिल्टर, वीपीएन एटसेट्रा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है इसमें, स्लोअर अंडर द हाई लोड, हाई लोड के अंदर ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपका यूटीएम फायरवॉल। अब आते हैं हम अप्लायंसेस पर। अप्लायंसेस कौन कौन से आता है, अब हम फोर्टिगेट के बारे में पढ़ेंगे स्पेशल। अप्लायंसेस कौन से आते हैं हमारे फोर्टिगेट के अंदर। सबसे पहले हो गया हमारा फोर्टिगेट का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब फोर्टिगेट में आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी आता है और सोहो मॉडल भी आता है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, मतलब कि आपका जो छोटे बिजनेसेस में यूज होता है, जहाँ कम यूजर बैठते हो, ब्रांच लोकेशन पे आप लगा सकते हो। सोहो मॉडल भी आता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी आता है, इसके यूटीएम फायरवॉल भी आते हैं। ये आपका क्या कहता है, एप्लीकेशन लेवल सर्विस में क्या क्या आता है आपका, एंटीवायरस सपोर्ट करता है, इंट्रूजन प्रोटेक्शन, एंटी स्पैम, वेब फिल्टरिंग, ये सब चीज़ें आपकी एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज में आती है। और नेटवर्क लेवल में आपका फायरवॉल काम करता है, IPsec, SSL, VPN और ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग का मतलब है यहाँ पर हमने भाई लगाया कि जो गूगल ड्राइव एक्सेस कर रहा है ना, वो सिर्फ 5 MB तक ही सपोर्ट करे, मतलब कि जो इससे ज़्यादा की स्पीड ना आए अगर गूगल ड्राइव कोई एक्सेस करता है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है, सपोज आपने 1 Gbps का लिंक ले रखा है, अगर आप गूगल ड्राइव से डाउनलोडिंग लगा दोगे तो, अगर आपने कोई यहाँ पे ट्रैफिक शेपिंग लगा लगा रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से आपका 1 GB या फिर 500 MB लेने लगेगा, है ना, जिससे दूसरे यूजर्स को स्लोनेस का इशू आ सकता है। तो उस केस में हम ट्रैफिक शेपिंग भी लगा सकते हैं, ये नेटवर्क लेवल सर्विस में आता है। और मैनेजमेंट में क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग होता है, एनालिसिस, प्रोडक्ट्स होता है, मतलब कि जो लोग्स वगैरह आप चेक करते हो, है ना। ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, रिपोर्टिंग, सिक्योर एडमिनिस्ट्रेशन, SNMP, ये सब चीज़ें होती है आपकी मैनेजमेंट में। अब मॉडल कौन कौन से आते हैं आपके फोर्टिगेट के अंदर, 40F, 60F, 100F आता है, 600F आता है, और ज़्यादा उस हायर बिजनेस आपका यानी बड़ी ब्रांच है तो वहाँ पे आप 42,000 सीरीज के आप लगा सकते हैं मॉडल्स। अभी तक कोई डाउट यहाँ तक। नहीं।
तो ये आपका वेरी क्लियर होना चाहिए कि भाई फायरवॉल का काम क्या होता है। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि भाई फायरवॉल बताओ क्या होता है, और स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल में क्या डिफरेंस है। यूटीएम फायरवॉल्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो वो पता होना चाहिए आपको। जी। अब 40 मैनेजर होता है। 40 मैनेजर क्या करता है, मैनेज ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेंट्रलाइज कंसोल। जो हमारा 40 मैनेजर होता है ये एक डिवाइस होता है, ये आपका फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है। अब ये यूज होता है आपका बल्क डिवाइस मैनेजमेंट के लिए। बल्क डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होगा, सपोज आपका ये हो गया 40 मैनेजर, FMZ बोल देते हैं हम इसको, और ये आपकी दिल्ली लोकेशन होगी। दिल्ली लोकेशन में आपका फायरवॉल हो गया 1, और ये आपका 40 गेट का ही डिवाइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और कंपनी का फायरवॉल लगा लिया, उसको भी आप 40 मैनेजर से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके बाद हो गया आपका ये मुंबई लोकेशन हो गई, इसमें भी आपके पास एक फायरवॉल है। अब इसके बाद आपका एक ये यूएस में हो गई, ये आपकी फ्रांस में हो गई, ये आपकी और भी कोई ब्रांच हो सकती है, कोई भी ब्रांच ले लो, तो वहां पर आपके एक डिवाइस हो सकता है। अब तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जहां पर आपने 40 मैनेजर लगा रखा है वहां पर भी कोई ना कोई फायरवॉल होगा जो आपके 40 मैनेजर को सिक्योर करेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से कनेक्टिविटी बनाओगे इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच में, ऐसे कनेक्टिविटी रहेगी आपकी, ऐसे कनेक्टिविटी रहेगी। और जब आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आपके 40 मैनेजर से भी कनेक्टिविटी रहेगी, वो आप अलाउ करके रखोगे। तो अलाउड होना चाहिए ट्रैफिक, इसके लिए कम्युनिकेशन। तो अब इससे क्या होगा, आप इसके अंदर ना कॉन्फ़िगरेशन करते हो, 40 मैनेजर के लिए आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, जिससे आपकी रीचेबिलिटी बन जाती है दोनों के बीच में। अब आप क्या कर सकते हो, आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आपने सपोज करो कोई पॉलिसी क्रिएट करी या कोई SNMP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपके पास रिक्वेस्ट आई और आपके पास है 1000 लोकेशन। अब आप क्या करोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मैनेज कर रहे हो, ये आपकी टीम मैनेज कर रही है। अब आप क्या करोगे, अगर 1 बाय 1 करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको ट्रबल शूटिंग भी करनी है, उसके बाद चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन से इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर करना है नहीं करना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली पॉलिसी बना के सारे डिवाइसेस पर पुश कर सकते हो, SNMP की कॉन्फ़िगरेशन पुश करवा सकते हो। क्लियर। SNMP हो गया, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है वो आप कर सकते हो, SDWAN कॉन्फ़िगर करना है वो कर सकते हो, या कुछ और आपने कॉन्फ़िगर करना है वो भी आप एक ही डिवाइस से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि अगर कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई आपकी तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, 40 मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना पड़ेगा, फिर कोई फील्ड इंजीनियर भेजना पड़ेगा साइट पर। मैनेज कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलिसीज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हो, पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो फॉर FortiGate एंड अदर डिवाइसेस। कॉन्फ़िगर डिप्लॉय चेंजेस एंड मेंटेन डिवाइसेस को मेंटेन कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पे ना सिंगल सिंगल अगर आप किसी डिवाइस को मैनेज करना चाहते हो तो वो भी आप 40 मैनेजर से कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है, कलेक्ट ऑल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को ये कलेक्ट करता है अपने मैनेजर पर। मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने बात की थी, अगर 1000 डिवाइस पर आप 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन डालोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें क्या होगा, आपने एक सिंपली टेम्पलेट बनाया, सिंपल टेम्पलेट बना के आपने पुश कर दिया सारे डिवाइसेस पर, यहाँ पे आपको टाइम की बचत होती है, टाइम सेविंग होता है आपका। अब इसके बाद आता है 40 एनालाइजर। 40 एनालाइजर में क्या होता है, 40 एनालाइजर में भी यही होता है आपका सेम। 40 एनालाइजर आपका किस काम आता है, एक मिनट रुको इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। 40 एनालाइजर में क्या होगा, लॉग एंड एनालाइज ट्रैफिक एंड इवेंट्स,
लॉग्स को मेंटेन करता है, एनालाइज करता है, ट्रैफिक को, इवेंट्स को मेंटेन करता है। सेंट्रलाइज एनालिसिस के लिए यूज में आता है, रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस मैनेजमेंट के लिए आप इसको यूज में ले सकते हो। एग्रीगेट लॉग डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, लॉग डेटा को एग्रीगेट करता है मल्टीपल डिवाइसेस से। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेटवर्क यूसेज आप देख सकते हो। डिस्कवर एंड एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने 40 मैनेजर की बात करी, ये तो आपका 40 मैनेजर हो गया सपोज करो। एक डिवाइस और लगा दिया आपने अपनी हब लोकेशन में, जिसको हम 40 एनालाइजर बोलते हैं, FAZ 40 एनालाइजर बोल देंगे इसको। अब इससे भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसको भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे अपने डिवाइस को 40 मैनेजर के साथ। अब जो भी लोग्स है ना, आप सारे डिवाइसेस के, आपके जितने भी लोग्स हैं, तो सारे किस पर फॉरवर्ड करा सकते हो आप, अपने 40 एनालाइजर के ऊपर। अब सपोज करो आपने यूएस के लोग्स देखने हैं, तो आप कहाँ से देखोगे, इसी डिवाइस से देख लोगे। जी। अब इससे आप रिपोर्ट भी जनरेट करवा सकते हो, जो कि आप डिवाइस से नहीं करवा सकते। रिपोर्ट जनरेट करवा लोगे सारे डिवाइसेस की एक ही बार में, और सारे डिवाइस की लोग्स देख सकते हो, है ना, और कंप्लायंस देख सकते हो कि भाई किस किस में हमें क्या क्या कमियां हैं, वो सब चीजें आप करवा सकते हो, है ना, देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो आईपी होता है ना, ये आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके लिए भी सेम चीज़ है, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। अब सपोज करो आपका ये डिवाइस है दिल्ली का, अगर आपने 40 एनालाइजर नहीं लगाया, आपकी कंपनी में है ही नहीं, अब ये, और आपके पास कोई सिसलॉग भी नहीं है, तो अब उस केस में सपोज करो आपके पास ये डिवाइस है और ये क्या चला जाता है, डाउन चला जाता है। डाउन चला जाता है तो क्या होगा, इसके लोग से सारे आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। लोग डिलीट हो जाएंगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे क्या इशू आया था, क्यों ये बंद हुआ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 40 एनालाइजर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब ये डाउन गया होगा उस टाइम के लोग्स आपको इस डिवाइस में देख सकते हो, चेक कर सकते हो भाई क्या हुआ, किसी ने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर दी जिससे कि कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, या हमारा डिवाइस अनरीचेबल हो गया। तो वो सब चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या इशू हुआ। तो ये होता है हमारा 40 मैनेजर का, 40 एनालाइजर का यूज सेंट्रलाइज लॉगिंग एंड एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, एनालिसिस के लिए। अब 40 एपी होता है, 40 एपी का क्या यूज होता है, आपने सुना होगा रकस के एपी आते हैं, रकस हो गया, अरूबा हो गया, और आपके किसके आते हैं, सिस्को के भी आते हैं ना। जी। तो और भी कंपनियां हो सकती हैं ऐसी। तो सेम हमारा काम होता है 40 एपी का, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाता है फायरवॉल के साथ। सिक्योर वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करता है, एक्सटेंड द फोर्टिगेट यूटीएम एडवांटेजेस। यूटीएम मतलब क्या हो गया, आपके जो भी यूटीएम के फीचर्स है, एंटीवायरस, एंटी स्पैम हो गया, या आपका यूआरएल फिल्टरिंग हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, जो भी हमारे यूटीएम के फीचर्स है उनको क्या करता है, एक्सटेंड करता है। अब ये कंपनी में कैसे लगता है, आपका फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल के नीचे स्विच लगा हुआ है, स्विच के नीचे आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ से आप अपना एक एपी भी लगा सकते हो। ये आपने एपी लगा दिया, और यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स होंगे जो आपके इस एपी से कनेक्टेड होंगे। तो ये 40 एपी आप यूज कर सकते हो, ये आप अपने FortiGate फायरवॉल से ही, ये तो स्विच है हमारा ना, ये जो आपका फायरवॉल होगा इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मैनेज बाय FortiGate एज ए वायरलेस कंट्रोलर। तो ये 40 एपी हो गया। 40 गेट के हमारे स्विच भी आता है जिसको हम 40 स्विच बोलते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 पर काम करता है, हमारी कनेक्टिविटी एक्सटेंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है 40 क्लाइंट, जो हमारा मेन होता है। इसमें 40 क्लाइंट का क्या काम होता है, वीपीएन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना मेनली। अगर आपने कोई SSL वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखा है,
या डायल अप वीपीएन आप यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 40 क्लाइंट डाउनलोड करना होता है। एंटीवायरस की तरह यूज करना है तो उस टाइम पे भी आपको 40 क्लाइंट यूज कर सकते हो। तो अब इससे क्या है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। एक तरीके से एंटीवायरस का काम करवा सकते हो, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, मोबाइल में, डिवाइस में। वीपीएन आप कनेक्ट कर सकते हो 40 क्लाइंट के थ्रू। जेटीएनए मतलब जीरो ट्रस्ट नेटवर्क। इससे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट किसी भी नेटवर्क को ट्रस्ट नहीं करता, तो ये जेटीएनए की कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, तो वो आप करवा सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल वो आप करवा सकते हो इससे, है ना। जेटीएनए से क्या होता है, हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हमारे जो भी इंटरनल एप्लीकेशंस हमारी चल रही है नेटवर्क के अंदर, उसके उसको अगर हमने कम्युनिकेट करवाना है अपने लैपटॉप से, तो वो आप करवा सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें होती है इसमें, बड़ी सिक्योर तरीके से ये काम करता है। ये न्यू फीचर है हमारा। अब इसके लिए आपको फोर्टी गार्ड भी चाहिए होता है। फोर्टी गार्ड क्या करता है, आपके क्लाइंट को अपडेट करता रहता है, अप टू डेट जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे 40 क्लाइंट्स के ऊपर। अब अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है फोर्टी गार्ड का, फोर्टी गार्ड के लिए बेसिकली क्या होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। फोर्टी गार्ड से क्या होगा, आपका एंटीवायरस है, एंटीवायरस का कोई अपडेट आया तो वो मिलता रहेगा। एंटी स्पैम का आया, कोई यूआरएल फिल्टरिंग से रिलेटेड आया, कोई सिग्नेचर डेटाबेस आया, जो भी अपडेट्स आते हैं वो 40 गार्ड से आपको मिलते हैं। अगर फर्मवेयर भी अपग्रेड करना है आपका, तो उसमें भी आपके पास 40 गार्ड का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 गार्ड नहीं होगा तो आपका जो है वीपीएन काम नहीं करेगा। वीपीएन आपका फ्री होता है, वीपीएन आपका चलता रहेगा। ये वीपीएन का काम आप करवा सकते हो अपने डिवाइस से। मतलब कि वीपीएन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने फायरवॉल पर, और आपका क्लाइंट तब भी कनेक्ट करेगा अगर आपके पास 40 गार्ड का लाइसेंस नहीं है तो। 40 वेब आता है। 40 वेब का काम क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है एक तरीके से वेब। अब वेब में क्या होगा, ये आपको जो भी आपके एप्लीकेशन बेस थ्रेट्स होते हैं या अटैक्स होते हैं उनसे सिक्योर करता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो भी एप्लीकेशन बेस अटैक्स होंगे उनसे सिक्योर करता है आपके नेटवर्क्स को। जैसे थ्रेट्स हो गए, बोट्स हो गए, जीरो डे अटैक्स हो गए। जीरो डे अटैक्स कौन से होते हैं, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, है ना। कोई न्यू अटैक आया, किसी को पता ही नहीं, किसी डिवाइस ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, उस टाइप के जो भी अटैक्स होते हैं उनसे सिक्योर करता है आपका वेब। यहाँ तक क्लियर। जी। 40 मेल होता है, ये ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज में आता है। ईमेल सिक्योरिटी के लिए जो भी आपके पास स्पैम आते हैं ईमेल्स पर, मालवेयर या फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं, उन सब से सिक्योर करता है आपका 40 मेल अप्लायंस। 40 सैंडबॉक्स होता है। 40 सैंडबॉक्स क्या और ये होता है, आपका फोर्टी एड। मेल, ये मेल में कॉन्फ़िगर्ड होता है क्या, 40 मेल जो है? नहीं, मेल कॉन्फ़िगर नहीं होता, ये अलग से होता है, आपका ईमेल सर्वर के बाद लगता है ना। ईमेल में भी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी जहाँ पर इसके आईपी एड्रेसेस वगैरह डालने होते होंगे, जिससे ये फिल्टर करता है ना। इसके थ्रू निकलता है आपका फिर ईमेल। लाइक सपोज आपने, आपका या तो कोई इंटरनल ईमेल होगा, ईमेल सर्वर होगा, या आपका ऑफिस 365 होगा, तो यह आपका ऊपर लगा रहेगा। जैसे ये आपका लैपटॉप हो गया, तो ये आपके नेटवर्क में लगा रहेगा, और नेटवर्क में जो भी ईमेल्स आएंगे सारा ऐसे बाईपास होगा, तो यहाँ पे ये कैप्चर कर लेगा जो भी आपके ईमेल स्पैम वगैरह आ रहे हैं ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता होगा कुछ ना कुछ। इसका इतना मतलब कि यूज़ मैंने देखा नहीं कहीं होता है, बट इसको आप यूज़ करवा सकते हो। ये एक अप्लायंस आता है हमारे पास डेडिकेटेड ईमेल सिक्योरिटी के लिए। जो भी आपके एंटी स्पैम या मालवेयर फिशिंग ईमेल्स आते हैं उनको ये ब्लॉक करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल ईमेल में आता है कि भाई आपके पास ये ईमेल आया है, इसको आप ट्रस्ट करना चाहते हो, अनट्रस्ट करना चाहते हो। ईमेल आता है ना कई बार, अननोन डोमेन से ईमेल आ जाता है। हाँ।
है ना, उसको ट्रस्ट करना चाहते हो तो आप ट्रस्ट पे क्लिक करते हो, आपके इनबॉक्स में आ जाता है। अनट्रस्ट करना तो चाहते कोई हो तो वो आपका, सस्पिशियस वाला वो मिल जाता है। हाँ, तो उस टाइप से ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। 1 मिनट रुकना है, एक कॉल आ रहा है। तो ये ईमेल सिक्योरिटी हो गया आपका। 40 मेल हम यूज करते हैं। 40 सैंडबॉक्स होता है, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बिहेवियर बेस्ड मालवेयर एनालिसिस प्रोवाइड करता है हमें, इंटीग्रेशन विद द FortiGate, FortiMail और FortiWeb। अब जो 40 सैंडबॉक्स होता है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फायरवॉल के साथ, FortiMail के साथ, FortiWeb के साथ। अब इसमें क्या होगा, ये आपके क्लाइंट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। अब आपकी कंपनी में आपके पास स्विच स्विच होगा यहाँ पर। अब स्विच से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो कनेक्टेड होते हैं, है ना। कुछ लैपटॉप्स भी होंगे जो हमारे एपी से कनेक्टेड होंगे। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, फायरवॉल लगा होगा। फायरवॉल के बाद क्या होगा आपका, इंटरनेट होगा। इंटरनेट होगा, अब जो भी आपका ट्रैफिक निकलेगा स्विच होते हुए फायरवॉल से फिर आगे निकलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो आपका कोई वायरस आ गया, वायरस मतलब कि सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, या आपके फायरवॉल को आइडेंटिफाई होता है या पता लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि भाई इस फाइल में कुछ वायरस हो सकता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, अब फायरवॉल को लगता है कि भाई इसमें वायरस हो सकता है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उस फाइल को किसके पास भेज देगा, आपके सैंडबॉक्स के पास। सैंडबॉक्स क्या होता है, एक आपका अप्लायंस होता है, फिजिकल हो सकता है, वीएम हो सकता है, क्लाउड बेस हो सकता है, और आपका ये बेसिकली क्या होता है, मोस्टली लाइसेंस होता है। इसका लाइसेंस आपने एक्टिवेट कर दिया, फीचर अनेबल कर देना, बस ये होता है। अगर आप डेडिकेटेड लेना चाहते हो, खुद मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। तो बट जो 48 कहता है, वो कहता है आप खुद से मैनेज ना करो, हम ही मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास डेटाबेस होता है। मतलब कि जब से उन्होंने 48 बनाया है, तो वहां से मैच होता रहता है डेटाबेस से, अगर कोई वायरस होता है सिग्नेचर मैच होता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फायरवॉल को लगा कि भाई ये पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, इसमें कोई वायरस है, तो अब ये भेजेगा सैंडबॉक्स के पास। सैंडबॉक्स क्या करेगा, एक वीएम क्रिएट करेगा, आइसोलेटेड वीएम। वीएम क्रिएट कर ली, अब वीएम के अंदर उस फाइल को रन करेगा। अब रन किया, रन करने का मतलब पीडीएफ को ओपन करके देखेगा और देखेगा यार इसके अंदर तो ये एक सी है ना, ये पीडीएफ तो है ही नहीं, पीडीएफ के नाम पे भेज दी, बट ये है तो ये एक सी फाइल। तो अब उसको क्या करेगा, उसका एक हैश कैलकुलेट करता है। अगर ठीक फाइल होगी, ओके रिपोर्ट फाइल होगी, तो उसको तो ब्लॉक करेगा नहीं हमारा ये सैंडबॉक्स, बोलेगा नहीं कि भाई इसको ब्लॉक कर दो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ओके फाइल होगी तो उसको अलाउ हो जाएगा। अगर कोई मलेशियस फाइल हुई, उसको वीएम के अंदर रन करेगा, रन करने के बाद उसका हैश कैलकुलेट करेगा, हैश भेज देगा आपके डिवाइस के पास, और वो फाइल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लॉक। ब्लॉक हो जाएगी, सैंडबॉक्स का अपडेट आ गया आपके पास, तो ये ब्लॉक कर देगा फाइल को। ये चीजें होती हैं इसमें। अब अगर सपोज करो आपके पास सैंडबॉक्स का लाइसेंस नहीं ये है, सैंडबॉक्स मतलब जस्ट लाइक अ फिजिकल मशीन होता है क्या, या फिर कोई सॉफ्टवेयर होती है उसके अंदर फायरवॉल के अंदर? ये डिवाइस होता है आपका, जैसे फायरवॉल आता है ना वैसे ही डिवाइस होता है, फायरवॉल स्विच की तरह डिवाइस होता है। अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज आपने लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने से क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, वो एक फीचर होगा, उसको जस्ट अनेबल कर दिया तो फायरवॉल आपका ऑटोमेटिक काम करता है। तो अब इससे क्या होगा, आपका फायरवॉल ऑटोमेटिक काम करेगा, अगर कुछ सस्पिशियस लेगा सैंडबॉक्स के पास भेज देगा, और सैंडबॉक्स अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई करेगा। अब सैंडबॉक्स को मैनेज कौन करता है, फोर्टीगेट की क्लाउड बेस्ड टीम होती है, थ्रेट इंटेलिजेंस टीम होती है, जो इसको मैनेज करती है। और उसका हैश कैलकुलेशन वगैरह का जो भी है वो सब ऑटोमेटिक होता है एआई से। वो आपके
जैसे ही अगर नहीं कोई तो मलेशियस, ये आपने बोला ना जो ये वर्चुअल मशीन में मतलब लॉग्स क्रिएट होती है क्या इसके थ्रू? नहीं नहीं, जैसे वीएम में हम क्या करते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, फायरवॉल कह लो, या कोई आपने सर्वर बना लिया वीएम के अंदर, या कोई विंडोज बना ली, वैसे ही आप इसका लाइसेंस ले सकते हो 40 सैंडबॉक्स के लिए। 40 सैंडबॉक्स को आप इंस्टॉल करेंगे अपने वीएम के अंदर। वीएम मतलब कि जैसे आपने फायरवॉल लगाया ना, कई बार क्या होता है कंपनीज में वीएम वेयर होता है ना। जैसे अभी हम क्या करेंगे, लैब करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे अपना फायरवॉल के अंदर, उसका जो फायरवॉल होगा हमारा, ये फायरवॉल को हम वीएमवेयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे ही आप सैंडबॉक्स को भी वीएमवेयर के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। ओवीएफ आता है इसका। क्लियर ठीक ठीक। है ना। तो कई जगह क्या होता है, वीएमवेयर का कंसेप्ट होता है तो वो फिजिकल डिवाइस नहीं लेते, वीएमवेयर पर काम करवाते हैं। वीएमवेयर में डाल दिया, कौन बॉक्स लेगा, वीएमवेयर में अपनी ओवीएफ डाली और अपना उसको कनेक्ट करवा देता है अपने स्विच के साथ, और अपना चलता रहता है ना। तो यहाँ पे हैश कैलकुलेट करेगा, हैश को भेज देगा अपने डिवाइस के पास, डिवाइस अपडेट कर लेगा, डिवाइस क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अब जिसके पास 40 सैंडबॉक्स का लाइसेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंटीवायरस की फॉर्म में अपडेट जाएगा, है ना। हैश कैलकुलेट करके इसका एक सिग्नेचर बनाएगा, सिग्नेचर। और एंटीवायरस का आपने अपडेट शेड्यूल कर रखा भाई, वीकली अपडेट हो, मंथली हो या डेली हो, उस टाइप से आप अपने डिवाइस के अंदर अपडेट शेड्यूल करके रखते हो। तो जैसे ही आपका एंटीवायरस का अपडेट आएगा, तो ये क्या करेगा, आपका सैंड बॉक्स, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है तब तो तुरंत ही चला जाएगा 5 मिनट में। अगर आपके पास सैंड बॉक्स का लाइसेंस नहीं है तो उसको एंटीवायरस की फॉर्म में भेज देगा। क्लियर। तो एंटीवायरस की फॉर्म में भेज देगा तो उस टाइम से आपका फाइल ब्लॉक करने लग जाएगा, जैसे आपने वाइल्ड फायर देखा होगा अपने पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर। तो ये होता है सिंपल, एक अपना आइसोलेट एनवायरनमेंट बनाता है। अगर कोई मलिशियस फाइल लगता है, सस्पिशियस एक्टिविटी फाइंड आउट होती है, फायरवॉल को लगता है कि भाई इसमें कुछ मलिशियस हो सकता है, तो उसको सैंडबॉक्स के पास भेज देता है। सैंडबॉक्स क्या करेगा, उसको वीएम के अंदर रन कराएगा। अगर उसको सस्पिशियस लगता है कुछ, या मालवेयर डिटेक्ट होता है, जैसे डिटेक्ट होगा तो उसका हैश कैलकुलेट करेगा, हैश कैलकुलेट करके सिग्नेचर बना के उसको अपडेट की फॉर्म में भेज देगा आपके डिवाइस के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो फाइल जो है आपके सैंडबॉक्स पे नहीं आएगी, वो डायरेक्ट फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा अगर किसी भी यूजर से कुछ आता है। क्लियर। और जिसके पास सैंडबॉक्स का लाइसेंस नहीं है उसको एंटीवायरस की फॉर्म में मिलेगा, जब भी उन्होंने एंटीवायरस के अपडेट शेड्यूल कर रखे उस टाइम पे अपडेट मिल जाएगा। अगर उनके उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा मलिशियस एक्टिविटी होती है तो एंटीवायरस उसको ब्लॉक करेगा। अगर जब तक अपडेट नहीं मिलता, सपोज आपने इसका लाइसेंस ले ही नहीं रखा और एंटीवायरस आपने शेड्यूल कर रखा है वीकली, और एंटीवायरस का अपडेट का टाइम आया नहीं, बट उससे पहले ये वायरस आ गया, कोई कोई यूजर उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करा, तो उस टाइम पे क्या होगा, एंटर हो जाएगा आपके डिवाइस में, कोई नहीं बचा सकता। क्लियर। अब फोर्टीनैक होता है, फोर्टीनैक एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें क्या होगा, ये भी आपका एक डिवाइस होता है, या सॉफ्टवेयर कह लो, कुछ भी कह लो, डिवाइस कह लो, जैसे हमारा फायरवॉल है वैसे ही ये है। ठीक है। तो इसको आपने वीएम में इंस्टॉल किया या कहीं भी इंस्टॉल करवा सकते हो, क्लाउड पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे गेस्ट यूजर आते हैं, गेस्ट यूजर आते हैं कंपनी में, किसी का एंटीवायरस अपडेट है, किसी का नहीं है, या फिर कोई अपना पर्सनल लैपटॉप ले आया कंपनी में, उसने क्या किया, लैन में लगा दिया, लैन में लगा दिया। या कोई हैकर आ गया, उसने क्या किया, अपना लैपटॉप लगा दिया लैन में। तो वो क्या कर पाएगा, जैसे ही लैन में लगाएगा तो आपके नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएगा, इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। तो उस टाइम पे इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये क्या करेगा, आपके डिवाइस को एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं करेगा किसी भी चीज़ की। अगर जो आपने पॉलिसी बना रखी है, जो भी एसीएल कह लो, या आपने पॉलिसी डिफाइन कर रखी है, पॉलिसी में आपने कर रखा है भाई एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, कम से कम आपका मिनिमम विंडोज़ विंडोज़ 11 होना चाहिए, या आपका कोई पैच नंबर है, पैच होना चाहिए 2,
10H2 ये पैच होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा और उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये तो मैंने बता दिया गेस्ट के लिए। ऐसा भी हो सकता है कोई हैकर आ जाए, लैपटॉप लगा ले आपके नेटवर्क में। और ये आपके इंटरनल यूजर के लिए भी हो सकता है जिसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये कंप्लायंस मैच करता है बेसिकली। ACL मैच करेगा कि भाई ये चीज़ें पास हो रही है नहीं हो रही। जब तक एंटीवायरस नहीं होगा तो उसको एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगा, ये अपडेट्स नहीं होंगे तो उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। कंट्रोल एक्सेस टू IoT BYOD एंड एनफोर्स पॉलिसीज। 40 टोकन होता है ऑथेंटिकेशन। जैसे आपने सिस्टम में देखा होगा कि भाई कई बार लैपटॉप के साथ हमें एक टोकन सा देते हैं, है ना। आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला अपने लैपटॉप में, उसके बाद आप लॉगिन कर पाते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इस पे ये की सी होती है, की लगाई, आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद की का ऑप्शन आएगा, की का ऑप्शन आएगा, या फिर आपके पास पुश टू मोबाइल आएगा। तो इस टाइप से दो तीन ऑप्शन आता है। तो आपने यहाँ पे की पे फिंगर लगाई तो यहाँ पे ऑटोमेटिक OTP टाइप का डल जाता है, नंबर्स आ जाते हैं उसमें, तो आप लॉगिन कर पाते हो। एक तो ये हो गया की वाला मेथड। दूसरा क्या होता है, ये तो आपका फिजिकल टोकन हो गया। दूसरा आपने मोबाइल में देखा होगा जब आप जीमेल लॉगिन करते हो, जीमेल लॉगिन करते हो तो OTP आता है, OTP आता है। कई बार पुश आता है, यस कर दो, नो कर दो, हाँ। या फिर और भी चीजें होती है। और चीजें क्या होती है भाई, आपके पास नंबर आ जाएंगे 44, 33, 22। आपने लैपटॉप में लॉगिन किया, कह रहा कि भाई 22 डालो। अब आपके पास मोबाइल पे गया, अगर आपने 22 पे क्लिक कर दिया तो एक्सेस मिल जाएगा, अगर आपने कोई गलत डाल दिया तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें भी होती है हमारे पास। उसको हम बोलते हैं 40 टोकन आइडेंटिफाई। MFA के लिए यूज करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिटी सर्विस। 40 सिम आता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इससे पहले वाला जो सर पॉइंट था ना, 14 ये 14 है। हाँ, तो इसमें तो यही होगा ना सर, हम क्रेडेंशियल्स जो देते हैं तो जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड हुआ, वो तो यूजर एक ही से नेम। मैनेज होते हैं। अच्छा देखो, जो यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, यूजर नेम पासवर्ड किसका बोल रहे हैं? कई बार तो क्या होता है, गेस्ट यूजर होता है। गेस्ट, ये कोई बंदा आया है ऑफिस में, उसको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आपने क्या नहीं किया नहीं, इंटरनल, अगर इंटरनल रहता है जैसे कि एक्टिव हाँ हाँ, डायरेक्टरी के थ्रू, इसमें फिर एक्टिव इसका क्या काम आएगा? एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। सपोज करो आपने सिस्टम लॉगिन कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी से आपका कनेक्टेड है, डोमेन ज्वाइन है ये यूजर। अब यहाँ पे आप भूल गए कि भाई एंटीवायरस अपडेट करना था, मेरे को एंटीवायरस डालना भूल गए यार, आपने यूजर को ये लैपटॉप दे दिया, जाओ। तो ये क्या करेगा, उसको कंप्लाइंस में डाल देगा, उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। वो यूजर फिर आएगा, आप दोबारा चेक करोगे, आप देखोगे यार एंटीवायरस तो डाले नहीं, जिसकी वजह से इसको एक्सेस नहीं मिल रहा है ना। तो एंटीवायरस डालोगे फिर उसको एक्सेस मिलेंगे हर चीज के। तो इससे ये पता लगता है आपने भाई एंटीवायरस मिस कर दिया है। अगर एंटीवायरस मिस कर यूजर दिया है इंटेंट, तो ठीक है, ठीक है सर। इसकी वजह से वायरस आ सकते हैं, है ना। कंप्लाइंस का पार्ट होता है ना भाई, आपके सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए, EDR होना चाहिए, या फिर सिस्टम आपके अपडेट होने चाहिए। विंडोज 7 आप यूज नहीं कर सकते, वो भी वनरेबिलिटी है। ये वनरेबिलिटी से बचाने के लिए होता है एक टाइप से, ओके। है ना। तो वो चीजें होती है। आप टाइम टू टाइम सिस्टम अपडेट करते हो, क्यों करते हो? वो होता है हमारा वनरेबिलिटी से बचने के लिए, कोई वनरेबिलिटी ना आ जाए सिस्टम में, कुछ किसी को एक्सेस ना मिल जाए, वायरस अनऑथराइज वगैरह। एक्सेस, है ना। तो ये 49 उस टाइम पे यूज में आता है, आपने डिफाइन कर दिया पॉलिसी में भाई ये वाला अपडेट होना चाहिए सारे सिस्टम में। तो सारा ही सिस्टम में अपडेट होगा। अगर नहीं होगा तो उसमें और भी पॉलिसी होती है। अगर मान लो आपके पास सिस्टम में होता है ना हमारा 210H2 करके ऐसे अपडेट होता है ना। अगर इसका अपडेट आ रखा होगा, यूजर के पास अपडेट कर रखा होगा, तो ओके। नहीं होगा तो ये जाएगा आपका एक अलग से, कह लो पॉलिसी डिफाइन करते हो उसमें चला जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो भाई कितने यूजर आए, तो आप क्या करोगे, उस सिस्टम में ये अपडेट डालोगे।
और उसमें आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेस चला जाए, नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए, नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए, उसको नोटिफिकेशन जाता रहे कि भाई जावा आईटी के पास अपडेट कर लो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये नोटिफिकेशन आपको आईटी के सिस्टम पे मिले। आपने रिपोर्ट जनरेट करी, वीकली करोगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट में देखोगे यार इसका सिस्टम जो है कंप्लायंस में आ ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, उस यूजर को कॉल करोगे, आईटी में बुलाओगे, और आपने क्या किया, वो अपडेट डाल दिया, ना तो उसको नोटिफिकेशन आएंगे और आपको भी ये कंप्लायंस में उसमें दिखेगा फिर ये, है ना। तो ये चीजें होती है, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उसको एक्सेस ना मिले, वो डिपेंड करता है कैसी पॉलिसी आप डिफाइन करते हो, है ना। एक्सेस नहीं मिलेगा तो यूजर कैसे एक्सेस करेगा, तो डिपेंड करता है, कुछ चीजें मैंडेटरी होती है, कुछ चीजें नहीं। 40 सिम होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, जो भी कुछ अनऑथराइज एक्सेस डिटेक्ट होगा या आपने कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया, है ना, तो थ्रेड सेंट्रलाइज थ्रेट डिटेक्शन एंड सोक सपोर्ट होता है ये। 40 सिम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, FortiGate का आता है, क्यूरोडार का आता है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो ये आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो अपनी कंपनी में। 40 EDR, ईडीआर जैसे हमारा एंटीवायरस होता है, उसी की तरह होता है हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर एंड पॉइंट पे कुछ रियल टाइम थ्रेट डिटेक्ट होता है, कोई थ्रेट डिटेक्ट हुआ, तो ये क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेज देगा आपके पास, ईमेल सेंड कर देगा कि भाई सिस्टम पे क्या डिटेक्ट हुआ है, थ्रेट डिटेक्ट हुआ, आइसोलेट कर देगा, जैसे हमारा नेक के अंदर आइसोलेट हो जा रहा था ना सिस्टम, तो ऐसे ही ये भी हमारा आइसोलेट हो जाएगा, अगर कोई थ्रेट है तो ये सिस्टम किसी भी चीज से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। कोई सर्वर एक्सेस कर पा रहा था पहले, फिर नहीं कर पाएगा सर्वर को एक्सेस, अगर थ्रेट डिटेक्ट होता है, फिर वो आईटी में भागा भागा आएगा, फिर आप लोग क्या करोगे, झटाक से उसको अपडेट कर दोगे, जो भी आपके आईटी सपोर्ट वाले बंदे होते हैं। फिर क्लाउड एंड वर्चुअल अप्लायंसेस भी आते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था सैंडबॉक्स का, क्लाउड भी आता है, वर्चुअल भी आता है। अब FortiGate फायरवॉल आपका वीएम हो गया, AWS पे भी होस्ट कर सकते हो, एजोर पे भी कर सकते हो, GCP भी कर सकते हो, VMware के अंदर कर सकते हो, हाइपर वी VMware, दोनों एक ही चीज़ है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं, दोनों पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फिजिकल भी यूज कर सकते हो। एक क्लाउड एंड वर्चुअल है ये। ऐसे आपका 40 वेब हो गया, यानी कि वेब, 40 मैनेजर हो गया, 40 मेल हो गया, तो इनको आप यूज कर सकते हो। अब आपका स्मॉल बिजनेस फायरवॉल्स कौन कौन से होते हैं। FortiGate का 40F मॉडल होता है, 60F मॉडल हो गया, एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। FortiGate 40F, तो इस टाइप से दिखेगा आपको, छोटा मॉडल दिखेगा, इतने पोर्ट्स आएंगे आपको। डेटा शीट देखनी होती है जब भी हम कोई डिवाइस लेते हैं, तो इस टाइप से आपको दिखेगा ये मॉडल, 40F का छोटा सा। अगर कोई आप दूसरा मॉडल लेते हो, 42,000 सीरीज या फिर 100D मॉडल, वो थोड़े से आपको लंबे मिलेंगे, ज़्यादा पोर्ट मिलेंगे। ये देखो 40F में से एंटीने वाला भी आता है आपके पास, बिना एंटीने वाला भी आएगा, है ना। ये असल में 40 वाईफाई है, देखो, देख रहे हो, एक्सेस पॉइंट वाईफाई की तरह काम करेगा, ये आपका फायरवॉल हो गया। और आपका क्या हो सकता है इसमें, 30E भी आता है, और भी छोटे मॉडल्स आते हैं आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसके बाद आपका एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए कौन से मॉडल आ गए, 1800F हो गया, ये भी देख लेते हैं। ये देखो इस टाइप से आपको मिलेंगे मॉडल, बड़े बड़े की नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपके पोर्ट्स ज़्यादा होंगे इसमें।
ये आपके कहाँ पर यूज में होंगे? एंटरप्राइज डेटा सेंटर में डेटा आप सेंटर। इनको यूज कर सकते हो। और डेटा सेंटर में आप क्या क्या लगाते हो? मैनेजर भी लगा सकते हो और एनालाइजर भी लगा सकते हो। ये एनालाइजर हो गया, ये मैनेजर हो गया। वाईफाई में आप 40 एपी यूज कर सकते हो, साथ में 40 गेट आपको यूज करना पड़ेगा। 40 स्विच आप लगा सकते हो अगर आपने वाईफाई लगाना है अपने नेटवर्क में। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए आपको एक 40 गेट चाहिए और एक 40 वेब आपको लेना पड़ेगा। जीरो ट्रस्ट रिमोट एक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? रिमोट एक्सेस के लिए 40 क्लाइंट आप ले सकते हैं, 40 ऑथेंटिकेटर, 40 गेट फायरवॉल होना चाहिए जेटीएनए के लिए। ईमेल सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 40 मेल होना चाहिए और 40 सैंडबॉक्स के साथ इसको इंटीग्रेट करवा सकते हो। सैंडबॉक्स से क्या होगा, जो भी कोई थ्रेट वगैरह आ रहे हैं या कोई मलेशियस एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो वो सैंडबॉक्स आइडेंटिफाई करके ईमेल 40 मेल को नोटिफाई करेगा। ठीक है। 40 सोक में 40 सिम लगा सकते हो, एनालाइजर लगा सकते हो, ईडीआर लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हमारा डिवाइस है। यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे तो हम वन बाय वन चलेंगे, कल से मैंने पीपीटी बना रखी है एक, तो कैसे कैसे हमने कवर करना है वन बाय वन। बट जब भी हम कोई नया फायरवॉल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसका आईपी पता होना चाहिए। तो 40 गेट के अंदर हमारा डिफॉल्ट आईपी होता है 192.168.199/24। तो यहाँ पर जब भी आपका डिवाइस होगा 40 गेट का, उसमें या तो मैनेजमेंट पोर्ट होगा। मैनेजमेंट पोर्ट कहाँ पे मिलेगा? जो आपके हायर मॉडल होंगे, या फिर आपका होगा पोर्ट 1। तो ये आईपी आपको मिलेगा आपके डिवाइस का, और आपने क्या करना है? कंसोल केबल लगानी है। अगर आपका ये इथरनेट पोर्ट है तो आपने क्या लगाना है? इथरनेट पोर्ट लगाना। कंसोल से तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट आपका RJ45 होता है। RJ45 केबल आपने डायरेक्ट लैपटॉप में कनेक्ट कर ली, मैनेजमेंट से कर ली या पोर्ट 1 से कर ली। अगर स्मॉल मॉडल है जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट नहीं होता, उसमें आपने पोर्ट 1 कनेक्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे? सेम सीरीज का एक आईपी आप अपने लैपटॉप पर दे दोगे। आपने 1.20 दे दिया या 200 दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है? GUI पर एक्सेस करना है HTTPS वन नाइन टू 168.1.99। जैसे ही आप ये एक्सेस करोगे तो आपको डिवाइस का एक्सेस आ जाएगा। मैनेजमेंट इंटरफेस ऑन हाई एंड मिड रेंज मॉडल्स, इन दो मॉडल्स में आपको सर बट यहाँ पे आपने बोला 1.200 का डालना है, जैसे कि टू। एग्जाम्पल 192। हाँ हाँ, तो मैनुअली हम इतना डालेंगे लैपटॉप पे। कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है 200 हो, बस ये सेम नहीं होना चाहिए। समझे? तो ये सेम नहीं होना चाहिए। ये आईपी आप डाल सकते हो। ये मैनेजमेंट इंटरफेस होता है हमारा हाई एंड और मिड रेंज मॉडल्स में। अदरवाइज क्या होगा? पोर्ट 1 होगा। और इंटरनल इंटरफेस ऑन एंट्री लेवल मॉडल्स, जो हमारे सो टाइप के मॉडल्स होते हैं या एंट्री लेवल मॉडल होंगे। पिंग हो सकता है, आपको पिंग करके देखना है, पिंग आना चाहिए। HTTPS कर सकते हो। एंड SSH प्रोटोकॉल मैनेजमेंट अनेबल्ड। ये तीन प्रोटोकॉल आपकी अनेबल्ड होगी मैनेजमेंट के ऊपर। बिल्ट इन DHCP सर्विसेज अनेबल्ड। आप देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये आईपी डालो, या तो आप मैनुअल डाल सकते हो, अदरवाइज ये बिल्ट इन अनेबल्ड होता है इस पे DHCP। DHCP से आप कनेक्ट करोगे ना पोर्ट 1 पे, DHCP से आईपी मिल जाएगा आपको। जैसे पोर्ट 1 से लैपटॉप कनेक्ट किया या इंटरनल इंटरफेस पे, तो यहाँ पर ये आईपी आपको DHCP से मिल जाएगा, कोई भी दूसरा आईपी 1 की सीरीज का है ना। बट जो मैनेजमेंट होगा सर उसमें शायद ये जो 192 168 1.99 जो आईपी है, ये सभी फायरवॉल में यही रहता है बाय डिफॉल्ट न्यू बाय में? डिफॉल्ट हाँ, सभी फायरवॉल में यही मिलेगा न्यू में। उसमें लिखा भी रहता है बॉक्स पे शायद, लेकिन राउटर ओके। वगैरह पे तो लिखा रहता है, लेकिन फायरवॉल का ये होगा। ओनली ऑन द एंट्री लेवल मॉडल्स दैट सपोर्ट DHCP। अब जैसे मैंने बोला कि भाई DHCP से आईपी मिलेगा,
पहली बात तो ये पोर्ट 1 पे आईपी कहाँ मिलेगा, जो एंट्री लेवल मॉडल होंगे पोर्ट 1 और इंटरनल इंटरफेस, ये सब आपको एंट्री लेवल मॉडल में मिलेगा। तो वहाँ पे आपको डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगा, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। और जो आपके मिड रेंज के मॉडल है जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होगा, तो उसमें डीएचसीपी एनेबल्ड आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आपको मैनुअली आईपी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। जो डिफॉल्ट यूजर नेम होगा वो क्या होगा, एडमिन, और एडमिन। पासवर्ड क्या होगा, ब्लैंक। मतलब पासवर्ड आपने कुछ एंटर ही नहीं करना है, एंटर करना है, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछाया जाएगा सेट करने के लिए। न्यू पासवर्ड क्या है, फिर आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो पासवर्ड सेट हो जाएगा। कैन एक्सेस FortiGate ऑन CLI, कंसोल केबल से आप कनेक्ट कर सकते हो विदाउट नेटवर्क केबल के। CLI कंसोल विज एंड टर्मिनल एमुलेटर सच एज पुट्टी, पुट्टी और टाइम वगैरह आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि भाई किस टाइप से आपको फायरवॉल मिलेगा। थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपना पीनेट सेटअप कर रखा है। अब मैंने इस फायरवॉल को क्या करना है, रीसेट करना है। मैंने क्या कर दिया, इसको वाइप आउट कर दिया। अब इसमें न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अभी मैं ये आपको कंसोल से बताऊंगा, ठीक है। जी। अब पोर्ट 1 पे क्या होता है, हमारा बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी अनेबल होता है। ये एक तरीके से हमारा कौन सा फायरवॉल है, एंट्री लेवल फायरवॉल है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एंट्री लेवल फायरवॉल पे हमें पोर्ट 1 पे डीएचसीपी से आईपी मिलता है। अब ये रीसेट कर दिया मैंने, तो रीसेट करने के बाद क्या है, हमारा डीएचसीपी अनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई आईपी मिलना चाहिए हमें पोर्ट 1 पे। ये हमारा मैनेजमेंट कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें मैंने नेट लिख रखा है ना, इसको मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्लाउड भी दिख रहा है आपको, है ना। अभी लॉक कर रखे लैब, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, इसको अनलॉक कर देता हूँ। ये हो गया। अब देखते हैं हमारा फायरवॉल स्टार्ट हो रहा है। देखो सीरियल नंबर आएगा, इस टाइप से स्टार्ट होता है। अब ये हो गया हमारा फायरवॉल स्टार्ट। अब जो वीएम फायरवॉल हो गए यहाँ पे दिखा देगा आपको VM64 KVM। अब मुझे क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए हमने यूजर नेम क्या था, यूजर नेम क्या बताया था मैंने, एडमिन। 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 एडमिन डाला। अब पासवर्ड पासवर्ड क्या ब्लैंक। डाला, पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ सिंपली। कोई पासवर्ड नहीं डाला, एंटर कर दिया। अब ये पूछा न्यू पासवर्ड। अब न्यू पासवर्ड में मैं सेट कर देता हूँ admin@123। वैसे ये पासवर्ड हमें सेट नहीं करना होता है, बट हम लैब में कर दे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ। देखो एग्जिट किया। अब मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन। अब पासवर्ड मांग रहा है, मैंने एंटर किया। देखो पासवर्ड लेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। एडमिन admin@123। अब इसमें मैंने करना है शो सिस्टम इंटरफेस। ये हम पढ़ेंगे दोबारा दोबारा, जैसे रिपीट होगा तो आपको ये याद होती रहेगी कमांड्स। देखो शो सिस्टम इंटरफेस किया, जैसे हम वो करते हैं ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ या शो रनिंग इंटरफेस स्विच के अंदर। तो ऐसे हमारा शो सिस्टम इंटरफेस होता है। पोर्ट 1 पे आप देखोगे DHCP बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर अनेबल है, अनेबल है ना। और सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS SSH, ये सब चीज़ें हमारी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होती है। ये हमने अभी देखा, जी। पिंग HTTPS SSH। अब मैं इसको SSH करके देखता हूँ। सबसे पहले मुझे आईपी पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया आउटपुट, जो हमने जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है इस इंटरफेस पर। अब इसका आउटपुट क्या है, गेट सिस्टम इंटरफेस। जैसे DHCP से आईपी मिला है तो क्या आईपी मिला है, गेट सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करेंगे तो फिजिकल, फिजिकल में हमने पोर्ट 1 देखना है। तो एक बार ट्राई करते हैं ये कमांड।
नहीं आ रही, तो फिजिकल तक ही मैं कर देता हूँ। देखो, तो ये कमांड रन करी। अब इस पे आईपी क्या मिल रहा है हमें, 190.153। ये आईपी कहाँ से मिल रहा है, इस पे देखो डीएचसीपी अनेबल था। ठीक है, ये तब है हमारा जब हमने कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं लगा रखा फायरवॉल पर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपने डायरेक्ट इंटरफेस लगा ली। बट यहाँ पे हमारे फायरवॉल पे क्या है, कनेक्टिविटी है। ये डीएचसीपी एज ए, यहाँ पे डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है, तो हमारे नेटवर्क में जो डीएचसीपी है उससे आईपी मिलेगा पोर्ट 1 पर। अगर हमने ये फायरवॉल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर रखा तो उस केस में क्या आईपी मिलेगा हमें, ये वाला आईपी मिलेगा। क्लियर? जी जी। तो यहाँ पे इस आईपी का मैं करता हूँ HTTPS पोर्ट 1 पे। देखो आएगा एक्सेस, देखो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, द क्या ये कनेक्शन डीएचसीपी? फॉर दिस साइट इज नॉट सिक्योर। मैं बता देता हूँ, इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा इवेल्युएशन लाइसेंस है फायरवॉल। जो हमारा लाइसेंस फायरवॉल होगा ना, इसकी है ना प्रोटोकॉल मैच नहीं कर रही इसके साथ, है ना। जो भी फीचर्स है हमारे सिक्योरिटी के, जो भी इनक्रिप्शन पैरामीटर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये HTTPS पे काम नहीं कर रहा, तो हमें HTTP करना पड़ेगा। ये कमांड मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट, सॉरी, एडिट पोर्ट 1, ठीक है, ये हो गया। अब शो सिस्टम इंटरफेस, अब देखो HTTP भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो अब मैं HTTP से करता हूँ। हो गया एक्सेस। जो न्यू वाला फर्मवेयर है ना वो HTTPS से हो जाएगा, ये आई थिंक ओल्ड वाला है हमारा, पासवर्ड गलत डाल दिया। देखो इस टाइप से हमें फायरवॉल दिखेगा, ये ओल्डर फर्मवेयर है, देखो इस वजह से हमारा HTTPS नहीं ले रहा, जो हमारा न्यू वाला फर्मवेयर होगा ना उसमें लेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज आपको दिखाना। तो ये हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करें, अभी कुछ डाउट आप लोगों को? नहीं, इसमें नहीं तो सर। नहीं है डाउट। हम्म, तो ये सर हमारा 40 विंडोज, मैनेजर का भी लास्ट में बताइएगा ना, जो पॉलिसी पुश करते हैं सिंगल स्टोर या मल्टीपल स्टोर में। अच्छा यार देखो 40 मैनेजर का क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ। 40 मैनेजर का चाहिए होता है हमें लाइसेंस, और उसके साथ जी। हमारा फायरवॉल भी हमारा होना चाहिए लाइसेंस्ड, जिसकी ओके। वजह से हमारा 40 मैनेजर का लैब नहीं हो पाता। जी जी। बट काम क्या है वो मैं बता दूंगा। हाँ, काम काम वैसे बता दीजिएगा कैसे कैसे बने, हाँ कोई कैसे पॉलिसी पुश होता है, करना रहता है कैसे पुश करते हैं क्या। हाँ वैसे थ्योरेटिकल मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं नोड करके, शायद मैंने, नहीं इसमें नहीं है, मेरे सर्वर के अंदर डाल रखा है, ये तो मैंने इसी सिस्टम पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इसमें मेरे पास 40 मैनेजर नहीं है, मैंने ट्राई किया था बट नहीं हो पाया। अगर आप पेनोरमा होता या कुछ होता तो उसका लाइसेंस है मेरे पास, जी। पालो अल्टो का फायरवॉल का भी लाइसेंस है, पेनोरमा का भी है, उसका तो मैं आपको दिखा देता। बट 40 मैनेजर का नहीं है मेरे पास, है ना। बट मैं वैसे समझा दूंगा कैसे क्या करना होता है, जी। क्या क्या होता है, उसमें हेल्प कर जैसे मैंने कोई इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे तो वैसे क्या है दूँ। पोती मैनेजर, ऐसे कैसे क्या करते हैं, ये सिंपल देखो बता दीजिएगा। हाँ ये मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इंटरव्यू में है ना, सिंपली आपने क्या बोलना है जो हमने अभी डिस्कस किया, देखते हैं अभी। हाँ
ये आ गया। अब 40 मैनेजर में आपने यही बोलना है कि ये भाई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए होता है। आपने पॉलिसी पुश कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हो। तो आपने सिंपल यही बताना है, और ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स है उनको मिनिमाइज करता है, ये आप बता सकते हो। ओके। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। बल्क डिवाइस मैनेजमेंट, ये एक लाइन में बोले ना, बल्क डिवाइस मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइज कंसोल ले सकते हैं, कॉन्फ़िग को पुश कर सकते हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं डिवाइस को। तो ये 3-4 चीज़ें इंटरव्यू में ये बताना होता है ना। जिसको अगर एक्सपीरियंस नहीं है वो ये चीज़ें बोल दे तो वो समझ जाएगा, हाँ फायरवॉल आता है, 40 मैनेजर की नॉलेज है क्या होता है, तो वो बंदा कर जी लेगा, तो क्लियर हो जाता है। जी जी। हम्म। और कुछ डाउट? नहीं। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ।